दोस्तों ना सिर्फ नेपाल में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में अभी स्थितियां बहुत ही गंभीर बनी हुई हैं। देखिए आज के कुछ ग्लोबल न्यूज अपडेट। सबसे पहले तो नेपाल में जो विद्रोह चल रहा, इसके बाद नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे केपी ओली, उनको तो इस्तीफा देकर भागना पड़ा क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार और शासन से नाराज जनता, खास करके जैन जी ने सरकार का पूरा तख्ता पलट कर दिया है। नेपाल इस समय अपने सबसे बड़े नागरिक आंदोलन से गुजर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब देश की बागडोर किसके हाथों में होगी, यानी नेपाल का अब नया प्रधानमंत्री कौन होगा, ओली के बाद नेपाल की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। तो इसमें इस आंदोलन में मतलब 6 ऐसे चेहरों की चर्चा हो रही है जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं। रेपर बालेन शाह, पूर्व जज सुशीला कार्की अब नेपाल में पीएम पद के लिए बड़े दावेदार हैं और राजा ज्ञानेंद्र की वापसी भी मुमकिन हो सकती है। आज भी नेपाल हिंसा में एक सबसे बड़ी घटना देखने को मिली। नेपाल का 5 अरब रुपये से बना हिल्टन होटल पूरी तरह से तबाह हो गया, आग के हवाले कर दिया पूरे बड़े होटल को। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि 31 अरब का क्लेम इस घटना के लिए संभव हो सकता है और ये 2015 के भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा नुकसान होगा। नेपाल में बीते दिन ही हुई हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी काठमांडू के सबसे ऊंचे हिल्टन होटल में आग लगा दी, जबकि ये होटल पिछले साल जुलाई में ही बनकर तैयार हुआ था और इसमें तकरीबन 5 अरब भारतीय रुपए खर्च हुए थे। हिल्टन काठमांडू का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल है जिसे नेपाल के शंकर ग्रुप ने बनवाया है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसमें काफी सुविधाएं थी, लेकिन अब ये नुकसान होने से नेपाल ही पीछे धकेला जाएगा। ना सिर्फ नेपाल में भी ये स्थितियां बनी हुई है बल्कि आज और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि जो अमेरिका ने किया वही हम कर रहे हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल न्यूज से बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में यानी 3 दिन के अंदर अंदर 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया और इसमें गाजा के फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया देश शामिल हैं। इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई, हजारों घायल हो गए। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं इजराइल ने पिछले 72 घंटों में किन किन देशों पर अटैक किया। तो इजराइल की इस घटना पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी बोले कि मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक साथ आए, वो हमें कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमलों की निंदा करते हुए अपने संबोधन में कहा कि दुनिया भर के मुस्लिम देश अपनी आर्थिक ताकत से इजराइल का मुकाबला करें। तो अभी देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर में ग्लोबल टेंशन का माहौल बना हुआ है। एक और बड़ी खबर आज देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चार्ली कर्क की हत्या कर दी गई। जब वो एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में स्पीच दे रहे थे तभी दूर से गर्दन में उनके गोली मार दी गई। इस घटना के शोक में अमेरिका में 4 दिन तक झंडा झुकाया हुआ रहेगा। इस तरह से टेंट बनाकर वो स्पीच दे रहे थे, तभी किसी ने दूर से उनकी गर्दन पर गोली मार दी और उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में भी टेंशन का माहौल है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जबरदस्त समर्थक माने जाते थे और राइट विंग एक्टिविस्ट भी बताए जाते थे। नाम था चार्ली कर्क। आज गुरुवार को एक प्रोग्राम के दौरान इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना अमेरिका के यूटा राज्य के यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई, जहां चार्ली द अमेरिकन कम बैक टूर प्रोग्राम में आए थे स्पीच देने के लिए। वहीं वापस आए हमारे नेपाल मुद्दे को लेकर, तो नेपाल के बाद आपको पता होगा बीते दिन फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। फ्रांस सरकार की बजट कटौती के विरोध में 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। 80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 300 उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया। तो वहीं इधर नेपाल में वर्तमान सरकार के तख्ता पलट के बाद बीते दिन से खबरें आ रही थी कि सुशीला कार्की अब नेपाल की अंतरिम पीएम बनेगी, जो कि वहां के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस भी रह चुकी हैं। इन्होंने हमारे भारत के BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और काठमांडू मेयर बालेन ने भी इनका समर्थन दिया था और ये नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी बनी है। तो नेपाल के कुछ यूथ जेन जी के लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं अब देखिए नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए जेन जी प्रदर्शनकारियों के बीच ही आज झड़प देखने को मिली। एक गुट तो बोला कि सुशीला कार्की भारत समर्थक हैं तो हमें मंजूर नहीं है, तो वहीं बालेन शाह ने इसको समर्थन दिया, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर हैं और उनके ग्रुप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही यूथ जनरेशन के ग्रुप में नए पीएम बनाने को लेकर भी काफी झड़प मच गई और काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। अभी भी नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। आज इसको लेकर जेन जी ग्रुप 2 भागों में बंट गया। इसके बाद सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में हाथापाई भी हुई, जिसमें कई युवक घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया है। गुट का आरोप है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक है और हमें ये स्वीकार नहीं है। वहीं गुट मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन शाह पीएम बने। अगर बालेन नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका संपांग उनके पीएम उम्मीदवार होंगे। तो पीएम के नाम को लेकर सेना मुख्यालय में 2 दिन से प्रदर्शनकारी गुटों के साथ बातचीत चल रही है। एक गुट बातचीत को सेना मुख्यालय की जगह राष्ट्रपति भवन में करने की भी
भी मांग कर रहा है। ये दोनों ही नामों की प्रोफाइल आप देख सकते हैं। कुलमान गिसिंग जो कि नेपाल के लाइटमैन के नाम से जाने जाते हैं, ये भी अभी पीएम दावेदार के लिए आगे नाम में आ रहे हैं। और एक है सुशीला कार्की, भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत के रूप में ये जानी जाती है। वैसे नेपाल में अभी इतनी बड़ी हिंसाएं और विद्रोह प्रदर्शन क्यों हो रहा, सरकार का क्यों तख्ता पलट हुआ, इसके पीछे की वजह मैंने आपको बताई थी। नेपाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से युवा काफी खफा है। बाकी दोस्तों, दुनिया भर में चल रहे इन हालातों पर आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।